Hello, dear students. Advanced level exclusive content is now ready. If you are doing PYQ and you are not able to that kind of questions, then आप ऐसा मानिए कि PYQ आप सही से नहीं कर रहे हैं, काइंड ऑफ टाइम पास हो रहा है। ये एक्चुअली PYQ ही है, आपके सामने है, ईयर जहाँ पर पूछा गया है लिखा हुआ है, और उन्हीं पे मैंने 20 क्वेश्चन ले लिया है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप समझ कम रहे हैं और रट ज्यादा रहे हैं। सो अगर ये सब कुछ आप कर पा रहे हैं तो यू कैन इग्नोर दैट वीडियो। मैं ब्रीफ कर दूं क्या होने जा रहा है। ये एडवांस कंटेंट जो है, इसका यूनिट 2 स्टार्ट हो रहा है। यूनिट 1 ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, जिसमें टोटल 10 डीपीपीज थी। एंड यूनिट 2 इट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बट सही मायने में अगर कहें तो मैकेनिक्स 1 वॉल्यूम 1। इसमें डीपीपी फ्रॉम 11 to 17 डिस्कस होंगी। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन आप सोच रहे होंगे ये तो एक चैप्टर है, और मैं इसे कह रहा हूँ कि एक यूनिट है। दरअसल पैटर्न समझिए क्या है। पैटर्न ये है कि एग्जाम में, स्पेशली अगर हम एडवांस की बात करें, तो कोई एक चैप्टर या एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है। मल्टीपल कंसेप्ट होते हैं, मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, और वो कंबाइन होते हैं, तब जाकर के एक सवाल बनता है। तो मोशन स्ट्रेट लाइन से अगर बात करें, एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें, तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया जी एडवांस में। बट बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। क्या मतलब इस बात का? यहाँ पर मोशन स्टेट लाइन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, एंड लिटिल बिट अबाउट सेंटर ऑफ मास, एसएचएम, कोलिजन, इस सबको मिक्स होकर के क्वेश्चन बनते हैं। तो बात हम यहाँ पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन की ही करेंगे ऑलवेज, लेकिन जो और चैप्टर्स मैंने नाम लिए हैं उनको भी यूज करेंगे। ये आई होप आपका फर्स्ट रिवीजन नहीं होगा, ये एक रिवीजन है। मतलब आपको थोड़ा बहुत जो पुराने चैप्टर्स हैं, लाइक वर्क एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड एसएचएम, सबका आइडिया होगा। थोड़ा बहुत भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं होगा तो नहीं चलेगा। समझ में मुश्किल है कि आपको आए। ट्राई कर सकते हैं बट मुश्किल है। और एक बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि 11th के पॉइंट से अगर बात करें, तो पूरे सिलेबस ऑफ 11th स्टैंडर्ड को हम लोग 4 यूनिट में डिवाइड करते हैं। पहला यूनिट जिसमें जनरल फिजिक्स होता है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स होता है, यूनिट एंड डायमेंशन होता है, वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, अप टू डीपीपी नंबर 10 तक था। और नाउ इसके बाद मोशन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो रहा है, डीपीपी नंबर 17 तक जाएगा ये। और ये कह सकते हैं कि डीपीपी नंबर 17 तक अगर आपने कर लिया है, यूनिट 2 तक अगर आपने कर लिया है, तो कट ऑफ तो इतने से ही निकल जाएगा। थोड़ा आगे भी जा सकता है मामला, बट कंप्लीट नहीं है ये। आपको इसके बाद में स्पेशली 12th में जो इलेक्ट्रो वाला पार्ट है उसको फोकस करना चाहिए। और अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के पॉइंट से बात करें, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इस यूनिट में जो बनेगा, दैट विल बी फ्रॉम एसएचएम एंड कोलिजन। सब जगह से सवाल आते हैं, लेकिन एसएचएम और कोलिजन वाले पार्ट से सवाल थोड़े मुश्किल आते हैं। एसएचएम और कोलिजन को एक्चुअली कंबाइन कर देते हैं ये लोग, तो उससे क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं। मैं थोड़ा आपको दिखा भी दूं। देखिए, ये आपका डीपीपी नंबर 15 के बाद एसएचएम स्टार्ट हुआ है, और फिर 17 और 16 डीपीपीज में अगर आप देखें तो एसएचएम और कोलिजन के कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के हैं। इसमें ये इससे कोलिजन करेगा, और फिर इसके बाद एसएचएम होगा। एसएचएम और कोलिजन दोनों के कंसेप्ट यूज होंगे। और यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये एसएचएम कर रहा है, इसके ऊपर एक ब्लॉक आकर के गिरेगा, या जेंटली इसके ऊपर रख दिया जाएगा। यहाँ पे भी कोलिजन होगा और एसएचएम होगा। एंड और बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे जिसमें एसएचएम और कोलिजन दोनों होगा। यहाँ पे भी वही हो रहा है कि एसएचएम ये ब्लॉक कर रहा था, बट बीच में एक दीवार आ जाएगी, तो क्या है कि पूरा नहीं जा पाएगा, ये यहीं से वापस हो जाएगा। तो एसएचएम और कोलिजन आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जेई एडवांस के पर्पज से। आई होप आप यहाँ तक पेशेंस रखते हुए पूरा कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग तो बिल्कुल सिलसिले से वार तरीके से, यानी कि सीधे डीपीपी नंबर 15, 16, 17 की बात ना करते हुए 11 की बात करेंगे, सीक्वेंस को मेंटेन करेंगे। डीपीपी नंबर 1, लेट अस स्टार्ट। ये डीपीपी नंबर 11 है,
और इसके जो टॉपिक्स हैं लिखे हुए हैं, जैसे कि मोशन स्ट्रेट लाइन के कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन होता है, रिलेटिव मोशन होता है, 1D में होता है, 2D में भी होता है, लेकिन 2D की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि अभी तो मोशन स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं अगर, तो 2D की बात नहीं होगी, मोशन इन प्लेन की बात नहीं होगी। पी नंबर 11 ओपन कर लिया जाए, क्वेश्चन देख लिया जाए किस प्रकार के हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। इसका मैं भी आपको आंसर शो करूंगा, सोल्यूशन भी शो करूंगा, एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। पहले आप एक बार चाहो तो ट्राई कर लो। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 को भी ट्राई कर लो, देख लो क्या आंसर आ रहा है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को भी ट्राई कर लो, देख लो क्या आंसर आ रहा है आपका। थोड़ा पॉज करके समय दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप थोड़ा समय देंगे नहीं तब तक वाली बीमारी का इलाज नहीं होगा। बीमारी कौन सी है कि समझाते हैं सर आपको तो सब समझ आ जाता है, लेकिन खुद से करते हैं तो कुछ कर नहीं पाते हैं। वो इसलिए कि आप क्वेश्चन जो एक है उसमें जितना रिक्वायर्ड टाइम देना चाहिए आपको उतना आप नहीं देते हैं, जल्दी में रहते हैं। तो बेहतर स्ट्रेटजी एडवांस की अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो ये नहीं होगी कि आप सारी सारी जो डीपीपीज है 50 तक होंगी लगभग शायद, तो सारी करें नहीं। आप सारी करने के बजाय 17 डीपीपी तक ही कर लें, लेकिन अच्छे से कर लें ताकि दोबारा उससे मिलता जुलता कुछ आए तो आप उसे कर पाए हैंडल। नहीं तो क्या होगा, सब कुछ पढ़ रखा होगा आपने, कर कुछ नहीं पाएंगे। बात ये नीट या जेई मेंस के लेवल पे नहीं हो रही है, जो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा कटा पिटा भी है और बात बन जाए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट डीप में होना चाहिए, और इसलिए रिक्वायर्ड है कि आप अच्छे से समय दे करके करें। चलिए आंसर दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का। ये आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर है 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जी ऐसा है कि 0.2 kg का कोई पार्टिकल है और ये 1D मोशन कर रहा है, और पावर जो है 0.5 वाट की एक कोई फोर्स है जो इस पे डिलीवर कर रहा है, और वो कांस्टेंट है। पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg इन 1D अंडर अ फोर्स दैट डिलीवर अ कांस्टेंट पावर। इफ द इनिशियल स्पीड, शुरुआत में पार्टिकल की स्पीड 0 है, और बताना है कि स्पीड 5 सेकंड बाद कितनी होगी। क्वेश्चन ये मुश्किल नहीं है, डुएबल क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन है, मींस लेवल पे भी, नीट लेवल पे भी ये क्वेश्चन आता जाता रहता है। कैसे करते हैं इसको? ये जो पावर दिया है उसे हम अगर लिखे तो dw/dt इन जनरल, मतलब ऑलवेज वैलिड एक्सप्रेशन फॉर द p पावर इक्वल टू dw/dt होता है, मतलब dw इक्वल टू pdt होता है। बट इन केस अगर पावर कांस्टेंट है वी कैन राइट w इक्वल टू pt। w इक्वल टू pt ऑलवेज नहीं लिख सकते, ये हम लिख सकते हैं ओनली इफ p इज कांस्टेंट। रीजन कि ये जब आप लिखोगे तो इसके बाद आप इसको इंटीग्रेट करोगे। इसको आप जब इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन के अंदर ये जो p लिखा है अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर कांस्टेंट है इसलिए वो बाहर आ जाएगा। तो dw का इंटीग्रेशन w, p बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। तो w इक्वल टू आ जाएगा pt। एंड वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि जो w होता है वो k के बराबर होता है। होता तो डेल्टा के बराबर है, बट इनिशियल यहाँ पर बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम या वेलोसिटी या स्पीड 0 है। सो फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो वर्क के बराबर होगी, और वो p इंटू टी के बराबर होगी। और अब आपको k को हाफ mv² लिख देना है, और ये pt के बराबर आ जाएगा। यहाँ से v², सो सिंपल 2pt/m आ जाएगा। v के स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ गया है। v स्क्वायर का एक्सप्रेशन जो आया है इसमें t की वैल्यूज आप अगर डालते जाओगे तो किसी भी टाइम पर v निकलता चला आएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि t की वैल्यू 5 है तो तुम यहाँ पे t की वैल्यू 5 रख दो, p की वैल्यू 0.5 है वो यहाँ रख दो, 2 ऐसे ही आ गया, और m की वैल्यू बताइए वो भी रख दो, सॉल्व कर लो, v² 25 और v की वैल्यू 5 आएगी। ये तो क्वेश्चन हो गया, आसान भी था। इसमें थोड़ा एक्सटेंशन है। अगर इस क्वेश्चन को कहानी को s तक ले जाना होता तो क्या करते? एक्चुअली ये जो तुमने निकाला है ये v फंक्शन ऑफ t है, और अगर आपको इस कहानी को s के टर्म में लेके आना है तो v को तुम्हें ds/dt लिखना होगा और फिर s निकालना होगा। और s जो आता है वो t की पावर 3/2 आता है। इसको कुछ लोग याद रखते हैं, मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि याद रखिएगा कि इफ एनी टाइम s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2 मीन्स दैट दिस इज अ केस व्हेन पावर इज कांस्टेंट, राइट। स्पेशल केस चल रहे हैं
ये स्ट्रेट लाइन मोशन के ये वाला केस चल रहा है जहां पे आपकी पावर कांस्टेंट है। अगले क्वेश्चन में भी कुछ मिलता जुलता है लेकिन हल्का अलग है। एक बार आप ट्राई कर लो और मैं आंसर दिखा रहा हूँ, देख लो आंसर। इसका आंसर आएगा ए बी डी। मल्टी करेक्ट है, 4 ऑप्शन में यहाँ पे तीन तीन ऑप्शन है जो सही हो रहे हैं। कहानी क्या है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा है कि कोई एक पार्टिकल है वो वनडी मोशन कर रहा है, रुका हुआ है और ओरिजिन पे है, मतलब वी भी जीरो है, एस भी जीरो है, एक्स भी जीरो है। और फिर क्या है कि उस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है डी के बाई डी टी, वो गामा के बराबर नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी को आप पावर भी कह सकते हो। पावर कांस्टेंट नहीं है जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में था। यहाँ पे पावर टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गामा कांस्टेंट है बट पावर यानी डी के बाई डी टी इज नॉट कांस्टेंट, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। In that situation, we have to read out these statements and find out correct or incorrect. पहले में कह रहे हैं कि फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट है। दूसरे में स्पीड के बारे में पूछ रहे हैं कि वो टाइम पर किस प्रकार से डिपेंड कर रही है। तीसरे में डिस्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं। तो वर्किंग अप्रोच क्या होगी, आपको ये जो दिया गया है इसको लिख करके डिफरेंशियल इक्वेशन मानते हुए इंटीग्रेट करना है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। डी के बाई डी टी गामा टी के बराबर दिया है, आप यहाँ से डी के बराबर गामा टी डी टी लिखोगे और इंटीग्रेट करोगे तो डी के का इंटीग्रेशन डेल्टा के आएगा और इनिशियल के जीरो है जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, तो के गामा टी स्क्वायर बाई टू आ जाएगा और के को हाफ एम वी स्क्वायर लिखेंगे। यही सेम हमने पुराने क्वेश्चन में किया था। ये मैंने मेहनत से बनाई है डीपीपी, एक टाइप के क्वेश्चन एक जगह ला के रखे हैं सो दैट आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। और आप रियलाइज भी कर रहे होगे कि पुराना क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में काफी कुछ सिमिलरिटीज है, वर्किंग अप्रोच सेम है कि आफ्टर ऑल आपको काइनेटिक एनर्जी के निकालनी है और उसे हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर लिखना है। वहां पर ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपने यही किया था कि जो आपका पावर दिया था उसको आपने डी डब्ल्यू बाई डी टी लिखा, फिर डब्ल्यू निकाला और डब्ल्यू के बराबर हो गया, फिर के को हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर किया। यही यहाँ पे भी किया, आपने के निकाला, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर किया, वो गामा टी स्क्वायर बाई टू आया और यहाँ से वी निकाला तो ये आ गया। और अब इसके बाद में हम इसको डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट कर देंगे। डिफरेंशिएट कर देंगे तो ए आ जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो एस आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो v का इंटीग्रेशन s हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है और ये t स्क्वायर हो जाएगा। और v अगर t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, बहुत आसानी से समझ आने वाली बात है कि ये तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, फोर्स कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इनसे कि ये t की पावर जीरो पर डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे या एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट है और s जो है वो t स्क्वायर के पे डिपेंड कर रहा है या पैराबोलिक वेरिएशन होगा ये। और फोर्स अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि फोर्स कंजर्वेटिव भी होगा। हालांकि वाइसा वर्सा ट्रू नहीं है, ध्यान रखिएगा। कंजर्वेटिव फोर्स है अगर कहीं पे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कांस्टेंट है, बट अगर कहीं पे फोर्स कांस्टेंट है फॉर एवर मीन्स दैट डेफिनेटली वो जो फोर्स है कंजर्वेटिव होगा ही होगा। अब आप एक एक ऑप्शन रीड करिए। पहले में कह रहे हैं फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल कांस्टेंट, यहाँ पे प्रूफ हो गया है, ये करेक्ट हो गया। इसके बाद दूसरे में कहते हैं कि पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू टाइम स्पीड, आपका जो है v जो है वो t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे प्रूफ हो गया, ये भी सही हो गया। इसके बाद डिस्टेंस के बारे में क्या कह रहे हैं कि लीनियरली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ऐसा बोल रहे हैं, ये ऐसा है नहीं। एस आपका टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपका सी ऑप्शन गलत हो गया। और फिर आखिरी में कहते हैं फोर्स इज कंजर्वेटिव। फोर्स एक्चुअली कांस्टेंट है बट कांस्टेंट है तो कंजर्वेटिव भी है, और डी ऑप्शन ये भी करेक्ट हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, इस ये कंजर्वेटिव की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं है, बड़ी बड़ी जगह पे छोटी मोटी बातें मान्य नहीं रखती है, हालांकि मैं इसको सही कर दूंगा अगली बार। इसका आंसर देख लो क्वेश्चन नंबर 3 का। ये एक्चुअली क्वेश्चन आपका अलग थीम पे है, ये दूसरे टॉपिक पे है। आपने डीपीपी 11 जब शुरुआत में देखी होगी तो टॉपिक देखे होंगे। एक तो टॉपिक था स्पेशल केसेस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, उस पर 2 क्वेश्चन थे, हो गए। और अब अगला टॉपिक है कंस्ट्रेंट मोशन और उस पर ही है क्वेश्चन। अब यहाँ पर है क्या थीम, आप एक बार क्वेश्चन ट्राई तो किए ही होंगे। क्वेश्चन में मोटी मोटी कहानी ऐसा है कि एक लैंप पोस्ट है, मतलब ऐसे मान के चलो कि कोई एक बड़ा सा पोल है, बहुत ज्यादा ऊंचाई का है। हालांकि यहाँ बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं है, 4 मीटर ही है। वहां पे एक बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब से जो रोशनी आ रही है वो हर जगह ही जा रही है,
लेकिन यहाँ पर शैडो बनेगी। किसकी बनेगी शैडो? ये जो आपका पर्सन है, इस पर्सन की शैडो बनेगी। ये कैसे, क्यों बनेगी, कैसे बनेगी? लैंप पोस्ट से निकलने वाली जो लाइट है, अभी जो मैंने ये एक लाइन बनाई है, इस लाइन के नीचे नहीं जा पाएगी। यहाँ पर जितनी भी रेज निकलेंगी ये आपकी इधर वाले रीजन पे रहेंगी और इस रीजन पे नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि ये जो पर्सन है लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, रोक लेगा, रोशनी को, लाइट को छेक लेगा। तो ये यहाँ पर लाइट नहीं अवेलेबल रहेगी, यहाँ पर डार्क होगा और इसको ही हम कहेंगे शैडो ऑफ दिस पर्सन। तो कहानी आसान होती, या यू कैन से नीट या मेंस के लेवल की होती, अगर सिर्फ यहाँ पे इतनी पूछा जाता कि बताओ जी क्या लेंथ होगी इस पर्सन की शैडो की, तो आसान होती। बट कहानी तो टफ है। क्या टफ है कि ये जो आदमी है जिसका ये शैडो बन रहा है, वो रुक नहीं रहा है, वो तो जा रहा है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। उसकी वजह से इसका जो शैडो है, इसका जो टिप है या इसका जो हेड है, वो आगे कुछ जा रहा है। कितनी स्पीड से जा रहा है ये बताना है। क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप चाहो तो दोबारा से पॉज करके करके देख लो, शायद अब कर लोगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन डुएबल है, नॉट अ बिग डील फॉर यू। आप हो सकता है इस क्वेश्चन को कर लो, अपने आप ही कर लो, तो फिर आपको देखने की नीड नहीं रहेगी। आप यहाँ पे 4 मीटर हाइट का देख रहे हो, ये लैंप पोस्ट है, और यहाँ पर इससे जो रे आएगी वो कितनी डिस्टेंस आगे तक आएगी, इसको निकालने के लिए आप बहुत पहले शायद 8वीं 9वीं क्लास में कुछ इस तरह की कहानी की होगी कि कंसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आपने अप्लाई किया होगा, या ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस का यूज करके किया होगा। लेकिन यहाँ पर हमको थोड़ा सा टफ साइड डील करना है, जैसे कि स्पीड इसकी और इसकी रिलेट करनी है, तो हम एक वेरिएबल लेंगे और उस वेरिएबल के टर्म में बात करेंगे। कौन सा वेरिएबल लेंगे? हम मान लेंगे कि जब ये पर्सन मूव कर रहा है तो एक टाइम t बराबर t पे इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फुट ऑफ लैंप, यू कैन से फुट ऑफ द पोल, ये x नॉट है। x नॉट इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द पोल, एंड it is not constant because it keeps on moving. When it go along positive x side, what will happen? X naught will increase, and ये x naught अगर बढ़ेगा तो एक्स एस भी बढ़ेगा। ये एक्स एस क्या है? शैडो का डिस्टेंस है। कहाँ से? कोशिश किया जाता है कि हमको सारी डिस्टेंसेस एक फिक्स रेफरेंस से मेजर करनी हो। रेफरेंस फिक्स होना चाहिए। अगर रेफरेंस बार बार या अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जगह बदल रहा है, मतलब ऑल द मेजरमेंट्स आर नॉट फ्रॉम अ कॉमन पोजीशन, देन फिर क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर पोल जो है वो कहीं नहीं जा रहा है, इसलिए हमने सारी डिस्टेंसेस को कहाँ से, ये पोल से मेजर करने का सोचा है। तो इस पर्सन का डिस्टेंस एक्स नॉट है फ्रॉम द पोल, एंड इसकी जो शैडो है उसका डिस्टेंस एक्स एस है फ्रॉम द पोल। ऑल द डिस्टेंसेस आर फ्रॉम कॉमन पॉइंट, दैट इज पोल। और अब जब एक्स नॉट चेंज करेगा या एक्स नॉट बढ़ेगा तो एक्स एस भी बढ़ेगा। हमको इनको ही पहले रिलेट करना है। एक्स नॉट और एक्स एस इनको रिलेट करेंगे, और फिर ये जो रिलेशन बन करके आएगा उसको हम कर देंगे डिफरेंशिएशन। एक्स नॉट का जो रेट है चेंज होने का, वो इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और एक्स एस का जो रेट है चेंज होने का, वो इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले हमारा टारगेट होएगा इसको इसको रिलेट करना, फिर इसके बाद इनके रेट चेंजेस को हम कनेक्ट कर लेंगे डिफरेंशिएट करके। तो कैसे इनको और इनको हम रिलेट करेंगे? आप इस ट्राइंगल को देखिए और ट्राइंगल है इसको देखिए। दोनों ही ट्राइंगल में ये एंगल थीटा जो है ना कॉमन है, और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर हम बड़े वाले ट्राइंगल के हिसाब से चल लें तो ये जो tan थीटा होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज कैपिटल H अपॉन एक्स एस, यहाँ लिखा है। ठीक है। इसके बाद में अगर हम छोटे वाले ट्राइंगल को लेकर के चल लें तो क्या रिजल्ट आएगा? स्मॉल h वैल्यू हम बाद में रख लेंगे, डिवाइडेड बाई दैट डिस्टेंस, एंड दिस इज नॉट एक्स एस, इट इज एक्स एस माइनस एक्स नॉट। ठीक है। एंड फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन रिलेट दिस टू। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके कोशिश करी गई है, रिलेट किया गया है एक्स नोट को और एक्स एस को। इसमें जो वेरिएबल है उनको समझते रहिएगा, कांस्टेंट जो है उनको समझते रहिएगा। ये और ये और ये, दे आर कांस्टेंट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ मोशन, बट दे आर नॉट
they are changing, they are increasing. And when we differentiate this relation, h and differentiation of x naught become v naught, and differentiation of xs become vs. Here vs is unknown for us, vs we need to calculate, but v naught is given. वैल्यू पुट करिए तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, मैं करके दिखा देता हूँ। h का वैल्यू 4 है, इसके बाद v नॉट का वैल्यू 60 है, इसके बाद h माइनस एच, इसका वैल्यू आपका 4 माइनस 1.6 यानी कि 2.4 है, और इसके बाद ये vs है। यहाँ से vs निकाला जाए तो vs आ जाएगा आपका ये 4 इंटू 60 डिवाइड बाई 2.4। ठीक, इस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये मैंने एक डेसिमल बढ़ाया, ये आपका 6 हुआ, ये आपका 100 हुआ। ठीक है, 100 you can say is the speed of the tip of the shadow, and 60 is the speed of the person. हमें इसकी स्पीड नहीं बतानी है। क्वेश्चन अगर आपने रीड किया होगा तो फील किया होगा कि हमें एक्चुअली बताना है रिलेटिव स्पीड, स्पीड ऑफ टिप ऑफ द पर्सन शैडो ऑन ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन। तो ये बात सही है कि इसकी स्पीड 100 है, बट इसका आंसर 100 नहीं आएगा। हमें 100 की वैल्यू 60 के रिलेटिव बतानी है, तो 100 माइनस 60 करेंगे 40 आ जाएगा। बस इतना ही है हमें लग रहा है आज के सेशन में। आगे की कहानी डीपीपी नंबर 11 को जाएगी, और वो अभी डिस्कस करना सही नहीं रहेगा, ज़्यादा लेंदी सेशन लेंगे तो बोर हो जाओगे आप। ये हम लोग वापस अपने इंडेक्स पेज पर आ गए हैं, और डीपीपी नंबर 11 खत्म हो गया है। डीपीपी नंबर 12 हम लोग अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप फुर्सत के क्षणों में करते रहें इन ऑर्डर टू रियलाइज कि आप कितने गहरे पानी में हैं, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आउट ऑफ ट्रेंड हो गया हो। क्योंकि पहले मैंने जो डीपीपी 1 से 10 तक डिस्कस कराई थी, उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका कोई लोग आंसर नहीं बता पाए, और ये कह करके सब लोगों ने पीछा छुड़ाया कि ये सर ट्रेंड में नहीं है, ये तो पूछा नहीं जाएगा, इसमें हाई लेवल की मैथमेटिक्स लग रही है और इतनी मैथ हमें नहीं आती है। हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएम वाला डिपार्टमेंट है आपका, और आपकी मैथ में कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छी ही होगी, बस अप्लाई नहीं करते। मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब उसको अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये नहीं आप एक्सक्यूज दे पाए, इसलिए मैंने क्या किया, जो आपके एग्जैक्ट पीवाईक्यू हैं उनके ही उनमें से ही 20 से मैंने पिक कर लिया है। अब डेफिनेटली आप बता पाएंगे। चलिए, सेशन में कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आई है तो क्या करना होता है आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कम्युनिटी सेक्शन होता है, वहां पर आप अपनी बात लिख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और या फिर आप एक नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में कहीं मिल जाएगा कमेंट में, तो वहां पर से व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप अपने डाउट को ऑडियो फॉर्म में वॉइस नोट बना करके भेजोगे तो मेरे को आपकी बात समझने में थोड़ा आसानी मिलेगी। तो अगर आप ऐसा करोगे जल्दी से आपका मैं पर्सनली डाउट डील कर पाया करूंगा। और एक बात ये आपको बोलनी है कि आपको पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन वगैरह में देखने हैं कि लिंक सारे अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि जो जो कोर्स चल रहे हैं या जो आने वाले हैं या कोई फ्रेश बैच स्टार्ट होने वाला है, वो सब आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम में भी अपडेट मिलेगी। तो करना क्या होता है, बीच से ही कोई वीडियो नहीं देखना होता है, जैसे कि अभी आप डीपीपी नंबर 11 से देख रहे हैं। हालांकि ये उतना बीच से नहीं है, वन डीपीपी नंबर 1 से देखते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अगर आप बीच से देखेंगे तो कभी कभी कनेक्टिविटी ब्रेक होती है, और फिर पास्ट की चीजें आपको नहीं आ रही होती हैं, तो आगे नहीं समझ पा रहे होते हैं आप, ब्लेम आप हमको करते हैं। तो एडवाइस यही है कि आप जो पिन कमेंट या कहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक है कोर्सेज के, उसको आप क्लिक करें, तो क्या होगा कि कोर्स स्टार्टिंग से ओपन होगा और आप स्टार्टिंग से देखें। और स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियोस भी मिलेंगे जो मे भी हो सकता है मैंने अभी पब्लिक ना किए हों ड्यू टू सम रीजन। वो आप अपना सहूलियत के हिसाब से अगर चाहेंगे तो जल्दी जल्दी भी फिनिश कर सकते हैं आप अपने कोर्स को। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।